नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से सीएम योगी 3 जिलों में करेंगे जनसभाएं। मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम। तो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये जनसभा की जाएगी। सुरक्षा को लेकर व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां सीएम योगी आज 3 जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। तो मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में जनसभाएं करेंगे। वहीं चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये जनसभा आयोजित की जाएगी। वहीं सुरक्षा को लेकर भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। तो मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में ये जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं चुनावी जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा होगी। तो सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां पंडाल सज चुके हैं। जनसभाएं यहां पर आयोजित की जाएंगी और ऐसे में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुरेश तेरी हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। साथ ही लखनऊ से अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज 3 जगहों पर जो है जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, 3 जिलों में जनसभा करेंगे सीएम, क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ जनसभाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। हर जिले में लगातार उनका दौरा चल रहा है, जनसभाएं कर रहे हैं और नगर निकाय चुनाव को लेकर जनता से अपील कर रहे हैं कि देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। अगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी तो ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी, जिससे विकास की मुख्य धारा में एक बेहतर प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश का कैसे विकास किया जाए और माइक्रो लेवल से लगा के उच्च स्तर पर हर वो सीढ़ी का विकास होगा, हर वो तबके का विकास होगा अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है। जो विकास की योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार की हो, जनता तक सीधे पहुंच रही हैं। उसमें किसी प्रकार का, इस बार थोड़ा सा आपने देखा होगा, किसी प्रकार से भेदभाव को लेकर आज ब्रजेश पाठक कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो पहला मुस्लिम प्रत्याशी है निर्विरोध हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। किसी प्रकार से जातिगत भेदभाव नहीं किया गया है। इस बार सबका साथ सबका विकास जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है उसके हिसाब से लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 जिलों में जनसभाएं हैं। सबसे पहले मथुरा जाएंगे, मथुरा के बाद आगरा, फिरोजाबाद और फिर शाम को लखनऊ में भी जनसभा उनकी प्रस्तावित है, डालीगंज में। निश्चित रूप से लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लगातार पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता माइक्रो लेवल पर काम कर रहा, मुझे लगता इसी वजह से जो विपक्ष है थोड़ा सा मायूस है और विपक्ष की तरफ से कोई प्रचार प्रसार की बात करें या फिर जो बड़े नेता हैं वो सड़क पर उतरने की बात बहुत ही कम दिख रही है। और यही वजह है कि लगातार जो एक उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं अभी 2017 से अभी तक की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। अब देखना होगा कि निकाय चुनाव में इस बेहतर प्रदर्शन को जनता कैसे देखती है। क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जनता टिकट वोट देकर जिताएगी या फिर फिलहाल ये आने वाला चुनाव परिणाम ही तय करेगा? जी बिल्कुल, सुरेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से। सुरेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, आज जनसभा आयोजित होनी है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से यूपी में नगर निकाय चुनाव चल रहा है और नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के साथ साथ मेरे साथ नगर निकाय चुनाव में भाजपा को एक बड़ी जीत दिलाने के लिए योगी जो सीएम है वो मथुरा आ रहे हैं और मथुरा में यहाँ पर लगभग वो 1 घंटे 5 मिनट का समय यहाँ पर बिताने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि भाजपा अपनी जीत के लिए पूरी जीतोड़ मेहनत कर रही है और किसी भी तरह से वह अपने जो उम्मीदवार हैं मेयर के या नगर पंचायत के या पार्षद जो उनको जीत दिलाने के लिए पूरी जड़तोड़ मेहनत कर रही है। और उसी के लिए आज योगी मथुरा आने वाले हैं और मथुरा आकर के वो यहाँ सभा को संबोधित करेंगे। उसी के साथ साथ जो उनके प्रत्याशी हैं जो यहाँ पर जो मेयर के लिए टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए वोट मांगेंगे और जनता से अपील करेंगे कि वे ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर भाजपा को 4 तारीख को वोट करें। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस सभा का और योगी के इस आह्वान का जनता पर कितना असर होता है और वो
तरह से आगामी 4 तारीख को भाजपा को वोट देती है या कुछ और किसी विकल्प के बारे में सोचती है। क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें तो मथुरा की सांसद जो हेमा मालिनी है वो भी गली गली और घर घर जाकर के यहाँ के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रही हैं, और उसी के तहत अब सीएम योगी भी मथुरा आ रहे हैं और लोगों से वोट करने की अपील करने वाले हैं। जी बिल्कुल, प्रदीप रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से। प्रदीप, आपसे भी जानना चाहेंगे, आगरा में भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे, किस वक्त ये जनसभा आयोजित होगी और क्या तैयारियां की गई है? देखिए, आज हम आगरा सहित मथुरा और फिरोजाबाद में सभाओं को संबोधित करेंगे और यहाँ पर आगरा प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ता ने व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया है और यहाँ की प्रत्याशी हेमलता दिवाकर के लिए यहाँ पर वो अपील करेंगे कि वो भाजपा प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से विजय दिलाए। और बताते चलें कि 1989 से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर काबिज होती आई है। एक बार फिर भाजपा को जिताने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से अपील करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा और लोकसभा में भाजपा के लिए मत दिया है, विश्वास जताया है, उसी प्रकार एक बार फिर वहां पर प्रत्याशी हेमलता दिवाकर को आगे बढ़ाए। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से इस बार आगरा नगर निगम निकाय चुनाव में बसपा टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार नगर निकाय चुनावों में जो ये निर्दलीय प्रत्याशी था वो उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति कर दी और 35,000 जो मुस्लिम पक्ष के वोट थे वो कट गए। इस लिहाज से वहां पर बहुत नुकसान हुआ बसपा को। लेकिन इस बार पूरा का पूरा अंदाजा है और जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका कहना है कि अगर पूरा का पूरा जाटव समाज और मुस्लिम समाज का वोट नहीं बटा तो भाजपा के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। तो कह सकते हैं आने वाला जो चुनाव है वो एकदम कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, अनूप आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, वहां से हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे, निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तो तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन अगर टक्कर देखी जाए, मुकाबला देखा जाए तो किन किन के बीच मुकाबला देखा जा रहा है? निकाय चुनाव को लेकर इस बार सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और हर पार्टियां कोशिश कर रही है कि इस चुनाव को बेहतर प्रदर्शन कर इसमें झंडा बुलंद किया जाए ताकि 2024 को एक बार फिर से संदेश जाए कि 2024 में किसका कितना दबदबा रहने वाला है। और यही वजह है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी अपने बेहतर प्रदर्शन को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन हर पार्टी की जब भी कोई नेताओं से या फिर बात करते हैं तो हर पार्टी अपना जो प्रतिद्वंदी है वो भारतीय जनता पार्टी को मान रही है। यानी दूसरे जो पार्टियां हैं, जब विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की या सपा या बीएसपी की, उनकी सबकी सोच एक है, उनका जो लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी उनके प्रतिद्वंदी पार्टी है और उनकी टक्कर सीधे भारतीय जनता पार्टी से होने वाली है। अब चूंकि सभी पार्टियां इस बार सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं, सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं बेहतर प्रदर्शन कर एक संदेश देने की काम करेंगे, तो उसको लेकर अब जनता क्या कुछ कहती है। तमाम जो जातिगत समीकरण अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उछले थे, या फिर लोकप्रियता के हिसाब से तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में सभी पदों पर प्रत्याशी नहीं उतार पाई हैं। तो ये एक कहीं न कहीं पार्टी की कमजोरी है, उनकी संगठन कमजोर हो चुका है। उनको संगठन को कमजोर करने के साथ साथ अब इस जो निकाय चुनाव में जब अच्छा प्रदर्शन और किया तो उनका पता लगेगा कि किस तरीके से उनका इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन रहा है और 2024 की लड़ाई में उनको कितनी मेहनत और आगे करनी पड़ेगी। फिलहाल इसको लेकर सभी पार्टियां हैं, अब आने वाला चुनाव परिणाम ही तय करेगा कि किसको कितने वोट मिले हैं। क्या उनका जो बेस वोट है वो मिल पाया है, वो भी खिसक गया है, क्योंकि 2022 में देखने को मिला था कि मायावती का जो बेस वोट था वो बहुत से ज्यादा तादाद में भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया था। तो इस बार एक बड़ा एक दिलचस्प जो परिणाम होंगे कि किस तरीके से लोग जो वोट करेंगे, क्या जो पार्टी की जो बेस वोट है वो बच पाएगा या फिर 2024 में किस तरीके से रणनीति अपनानी होगी और किसको कितनी मेहनत की जरूरत है, ये चुनाव परिणाम ही तय करेंगे। जी बिल्कुल, सुरेश आपसे भी जानना चाहेंगे, प्रचार प्रसार में तो जोरों शोरों से तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं, वहीं आज जिस तरह से मथुरा में भी जनसभा होनी है, किस तरह से वहां पर लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, जिस तरह से बता दूं मैं कि सुरक्षा व्यवस्था के काबू पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीएम एसएसपी जो है निशा कर रहा है, तब तक सबसे पर यहाँ पर पुलिस तैनात है। और एक बात और बता, मथुरा में कल यानी अब पहली बार देखा जा
कर्मियों के लिए भी एक पास बनाने की व्यवस्था की गई है। जी लिहाज से बड़ी एक कहे तो पहल कि अब मीडिया कर्मियों को पहले से एक अपना कवरेज के लिए एक लेटर इशू करवाना होगा ऑफिस की तरफ से, उसके बाद मीडिया का एंट्री यहाँ होगी क्योंकि पास बनेंगे। और इसके साथ मैं आपको बता दूं जो मथुरा के प्रत्याशी जो विनोद अग्रवाल बताए गए हैं कि पब्लिक में जो जी बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, फिलहाल तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि पार्टियों को किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बाराबंकी अयोध्या दौरे पर भूपेंद्र चौधरी मेयर प्रत्याशी चुनाव कार्यालय में लेंगे बैठक। तो वही 2 बजे सुमित्रा लॉज बाराबंकी में बैठक होगी, 5:30 बजे छावनी सभागार अयोध्या में बैठक आयोजित की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बाराबंकी और अयोध्या दौरे पर रहेंगे, वहीं प्रत्याशी चुनाव कार्यालय में ये बैठक आयोजित की जाएगी। सुमित्रा लॉज बाराबंकी में बैठक आयोजित होगी। तो वहीं साथ ही आपको बता दें कि 5:30 बजे छावनी सभागार अयोध्या में भी बैठक आयोजित की जाएगी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से ब्रिजेश पाठक की 2 जिलों में जनसभाएं, हरदोई उन्नाव जिले में करेंगे जनसभा। तो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे ब्रिजेश पाठक। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से राधा मोहन का बाराबंकी और अयोध्या दौरा, हलवासिया चुनाव कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। तो वहीं राजकमल रोड बाराबंकी में लेंगे बैठक। साथ ही आपको बता दें कि मणि रामदास छावनी अयोध्या में बैठक आयोजित की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राधा मोहन का बाराबंकी और अयोध्या दौरा, तो वहीं हलवासिया चुनाव कार्यालय में बैठक करेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर क्यों। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अजय त्रिपाठी मुन्ना बीजेपी में होंगे शामिल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां समाजवादी पार्टी के नेता है अजय त्रिपाठी। तो वहीं समाजवादी पार्टी में अजय त्रिपाठी सचिव रह चुके हैं और ऐसे में भूपेंद्र चौधरी बीजेपी में उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। तो अजय त्रिपाठी मुन्ना बीजेपी में होंगे शामिल। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां समाजवादी पार्टी के नेता हैं अजय त्रिपाठी, तो सचिव सपा रहे हैं अजय त्रिपाठी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज अजय त्रिपाठी जो है बीजेपी में शामिल होंगे, क्या निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटके के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से अजय त्रिपाठी मुन्ना आज भाजपा में शामिल होंगे, उससे कहीं ना कहीं जो शिवपाल सिंह यादव हैं, ये उनके लिए जरूर झटका है, क्योंकि 2017 में जब शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से अलग हुए और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, उसके पहले अजय त्रिपाठी मुन्ना समाजवादी पार्टी में सचिव रहे और फिर उसके बाद जब शिवपाल सिंह यादव अलग हुए तो उनके साथ ही ये भी समाजवादी पार्टी से हटकर अखिलेश शिवपाल सिंह यादव के साथ आ गए थे। और जब शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी प्रगतिशील पार्टी बनाई तो उसमें पार्टी में प्रमुख महासचिव यानी कि दूसरे नंबर के सबसे बड़ा चेहरा थे अजय त्रिपाठी। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए 2022 में और उसमें भी कई बड़े चेहरे जो शिवपाल सिंह यादव के साथ पार्टी में शामिल हुए थे, जिन्होंने नई पार्टी खड़ी करने में शिवपाल सिंह यादव का साथ दिया था, उन्हें कोई भी मौका नहीं मिला। यानी कि सिर्फ शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील पार्टी से इकलौते नेता थे जिन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, या यूं कह सकते हैं कि अपने सहयोगी के तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव में शामिल किया था। लेकिन उसके बाद से ही जो और सहयोगी थे, जो पार्टी में बड़े चेहरे थे शिवपाल सिंह यादव, उन्हें कोई तरजीह नहीं मिली। निकाय चुनाव में भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे नाम थे, पार्षद जो प्रत्याशी थे वो शिवपाल सिंह यादव की जो पार्टी में शामिल थे, जो नेता थे, वो पार्टी से टिकट मांग रहे थे। और क्योंकि अब शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो चुके हैं तो उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट चाहिए था। इसके लिए शिवपाल सिंह यादव के कई चक्कर भी काटे गए, लेकिन इसके बावजूद शिवपाल सिंह यादव की पार्टी के जो लोग थे, ना तो उन्हें पार्टी में भी तरजीह मिली है, ना समाजवादी पार्टी ने उन्हें कोई जगह दे पाई है, ना अभी संगठन में कोई जगह मिली, और इसके अलावा ना निकाय चुनाव में ही किसी तरह की
तरजीह दी गई। यही वजह है कि अब शिवपाल सिंह यादव के साथ आए हुए जो नेता थे वो अब लगातार किनारा कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव से, और ये बड़ा झटका जरूर है। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए भी एक सीख है कि उन नेताओं को भी समेटना जरूरी है जो शिवपाल सिंह यादव के साथ अलग हो गए थे, और उनको भी वापस से पार्टी में सम्मान पूर्वक जगह दी जाए। जी बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां केदारनाथ के बाद अब भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट भी यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने से पहले ही बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालु वहां जयकारे लगाने के साथ झूमते हुए नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी पहली पूजा और आरती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। आईटीबीपी के बैंड के अलावा गढ़वाल स्काउट्स भी इस मौके पर प्रस्तुति दी। वहीं कपाट खुलने से पहले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद मंदिर पहुंच गए थे। कपाट खुलने से पहले शंकराचार्य मंदिर पहुंच गए थे और मंदिर को 15 टन से अधिक फूलों से सजाया गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां आज भारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। फूल बरस रहे हैं, ये असली फूल ये है जो ऊपर से बरस रहा है। आज खुशी का दिन है, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा में ठंडा नहीं लग रहा है और गर्मी आ रहा है। पूरा विश्व पधारा हुआ है, लग रहा है सारा विश्व यहाँ एकत्रित हुआ है। नारायण की नगरी में आनंद की अनुभूति हो रही है, बर्फबारी हो रही है, फिर भी नारायण के दर्शन के लिए बहुत ही लालायित है। बोलो बद्रीनारायण भगवान की। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां जयकारों के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लिहाजा अब बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोले गए। तो वही भारी बर्फबारी के बीच कपाट खुले और इस बीच जो श्रद्धालु थे वो जयकारे लगाते हुए नजर आए। जयकारों के बीच श्रद्धालु नाचने भी लगे। और साथ ही आपको बता दें कि आज बद्रीनाथ धाम को 15 टन फूलों से सजाया गया। तो भारी बर्फबारी के बीच जहां आईटीबीपी के जवान वहां पर मौजूद रहे, तो वहीं गढ़वाल स्काउट्स ने भी अपनी प्रस्तुति दी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। तो इस दौरान हजारों श्रद्धालु आज इसके साक्षी बने, वहां पर पहुंचे और मंदिर में जयकारे लगाने लगे। तो वही जयकारों के बीच श्रद्धालु झूमते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की। तो भारी बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां श्रद्धालुओं में जो उत्साह है वो देखा जा सकता है। तो वही बद्रीनाथ धाम को 15 टन फूलों से सजाया गया और भारी बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। तो इस बीच जयकारों के बीच श्रद्धालु भी झूमते नजर आए। चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पहले ही केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री खुल चुके हैं और ऐसे में अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोले गए। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट ब्यूरो हेड योगेश राणा हमारे साथ जुड़ गया। योगेश, जिस तरह से आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए, श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला, किस तरह की व्यवस्थाएं 4 धाम यात्रा के लिए की गई हैं? बिल्कुल जागृति, अगर ये देखें तो ये आज का जो समय दिन है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और इस बार अगर देखें ये कई लोगों का कहना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो इसके बाद भी बर्फबारी हो रही है लगातार और पहाड़ चारों तरफ से जिस तरीके से बर्फ से लदे हुए हैं, ये बड़ा मनोहारी दृश्य वहां देखने को मिलता है और बहुत उत्साह है। आप उत्साह को लेकर इस तरह देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन बीच बीच में अभी भी बंद करने पड़ जा रहे हैं और अभी तक की अगर मौजूदा स्थिति देखें तो तमाम पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार जो रजिस्ट्रेशन है वो सबसे ज्यादा हो रहे हैं और लोगों में देश के अन्य हिस्सों से और खासकर उत्तराखंड से भी सबसे ज्यादा उत्साह दिख रहा है। और आज अगर आज का देखें तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, मुख्यमंत्री को समय पे शामिल होना था लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर चले गए क्योंकि जो केंद्र सरकार के मंत्री चंदन रामदास का, हालांकि वो लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थे और बीच में सुधार हुआ था, सेहत में उनका निधन हो गया, तो उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां चले गए।
लेकिन इस बार की बद्रीनाथ धाम की यात्रा और केदारनाथ धाम की यात्रा, चारों धाम की अगर बात करें तो पिछली बार के सारे रिपोर्ट टूटने की उम्मीद जताई जा रही है। और जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और अगर देखे भी हेल्थ को लेकर, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो उत्तराखंड की सरकार है वो ज्यादा एक्टिव दिख रही है। बार बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीटिंग भी ले रहे हैं। तो अगर पिछली बार की तुलनाओं के हिसाब से देखें तो इस बार ज्यादा यात्रियों के आने की उम्मीद भी है और सरकार के सामने चैलेंज भी है, क्योंकि पिछली बार दो दिक्कतें सबसे बड़ी आई थी। एक जो बुजुर्ग श्रद्धालु है उनको लेकर जो मौत का आंकड़ा सामने आया था, हार्ट अटैक को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, तो एक वो, और दूसरा जो सड़क मार्ग है उसको लेकर चुनौती है। लेकिन इस पर सरकार का दावा रहता है कि हम लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं चमोली की बद्रीनाथ धाम की, जहां पर आज जयकारों के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। 15 टन फूलों से मंदिर को सजाया गया। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, चंदन रामदास जी का होगा अंतिम संस्कार। गोमती संगम पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर जाएंगे तो अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे सीएम धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज चंदन रामदास जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गोमती संगम पर अंतिम संस्कार होगा तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज बागेश्वर जाएंगे। वही अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे सीएम धामी। तो गोमती संगम पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज बागेश्वर जाएंगे तो अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक जोशी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज चंदन रामदास जी का अंतिम संस्कार किया जाना है, किस वक्त अंतिम संस्कार होगा और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज वहां पहुंचेंगे? जी, बताना चाहेंगे, बड़ा गमगीन माहौल है यहाँ बागेश्वर में। आज 11 बजे यहाँ पर ये चंदन रामदास जी का अंतिम संस्कार यहाँ सरयू घाट में होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं बागेश्वर में और बागनाथ घाट से लगभग 6-7 हजार लोगों की यहाँ पर लोगों की संख्या है। यहाँ पर लोग यहाँ पर बड़ी नम आंखों से यहाँ पर विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं और गमगीन माहौल है बागेश्वर का में। जी बिल्कुल दीपक, ये भी जानना चाहेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे हैं और जिस तरह से अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं क्या वो पूरी हो चुकी हैं? ना, अभी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ पर बागनाथ घाट पहुंचे हैं जी, और अभी चंद्रराम जी का यहाँ पार्टी सरयू घाट में लाया जा रहा है। मौके पर हम मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार पूरी सलामी के साथ किया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बागेश्वर से, जहां आज चंदन रामदास जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा तो अंतिम संस्कार में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे। पूरे विधि विधान के साथ आज गोमती संगम पर अंतिम संस्कार होगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।